अध्याय 10। दुष्ट पहलवान। नन्हे पिशाचों के साथ हुए भयानक हादसे के बाद से प्रोफेसर लॉकहार्ट क्लास में जीवित प्राणी नहीं लाते थे। इसकी बजाय अब वे विद्यार्थी के सामने अपनी किताबों के अंश पढ़ा करते थे और कई बार कुछ अधिक नाटकीय अंशों का अभिनय करके भी दिखाते थे। घटना की नाटकीय प्रस्तुति में मदद करने के लिए वे आमतौर पर हैरी को चुनते थे। उसे अब तक कई भूमिका निभाने के लिए विवश किया गया था। हैरी ट्रांसिल्वेनिया का वह देहाती बना था जिसे लॉकहार्ट ने बकबकाने के श्राप से मुक्ति दिलाई थी। उसने उस हिममानव की भूमिका निभाई थी जिसे दिमागी सर्दी हो गई थी। उसने उस खून पीने वाले पिशाच का भी अभिनय किया था जो लॉकहार्ट से मुकाबला करने के बाद से सलाद पत्ती के सिवाय और कुछ नहीं खा पाता था। गुप्त कलाओं से रक्षा की अगली क्लास में भी हैरी को सामने बुलाया गया। इस बार उसे आदम भेड़िए का अभिनय करना था। अगर उसके पास लॉकहार्ट को खुश रखने का बहुत अच्छा कारण नहीं होता तो उसने यह भूमिका निभाने से इनकार कर दिया होता। थोड़ा जोर से, अच्छी तरह से चिल्लाओ हैरी। हाँ, ऐसे। और फिर विश्वास करो, मैं यूं झपटा, इस तरह। उसे फर्श पर पटक दिया। ऐसे। एक हाथ से मैंने उसे नीचे दबा रखा था, दूसरे हाथ से मैंने उसके गले पर अपनी छड़ी रखी। फिर मैंने अपनी बची हुई ताकत बटोरी और बहुत ही जटिल वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। वह दर्द से कराहने लगा। करते रहो हैरी, इससे भी तेज आवाज में। अच्छा, उसके बाल गायब हो गए, दांत छोटे हो गए और वह एक बार फिर इंसान बन गया। आसान, परंतु सफल। एक और गांव मुझे हमेशा एक हीरो के रूप में याद रखेगा, क्योंकि मैंने उन्हें आदम भेड़िए के हर महीने के आतंक से बचाया था। घंटी बजी और लॉकहार्ट खड़े हो गए। होमवर्क। मैंने बैगा बैगा आदम भेड़िए को जिस तरह से हराया था उसके बारे में एक कविता लिखो। सबसे अच्छी कविता लिखने वाले को पुरस्कार में मेरी किताब मेरा जादू ऑटोग्राफ सहित मिलेगी। विद्यार्थी क्लास से बाहर निकलने लगे। हैरी वापस क्लास में लौटा जहां रॉन और हरमाइनी इंतजार कर रहे थे। तैयार हो? हैरी बुदबुदाया। जब तक सब चले नहीं जाते तब तक रुको, हरमाइनी ने घबराते हुए कहा। ठीक है। वह लॉकहार्ट की टेबल के पास पहुंची। उसने अपने हाथ में कागज का टुकड़ा कसकर पकड़ कर रखा था। हैरी और रॉन उसके ठीक पीछे थे। प्रोफेसर लॉकहार्ट, हरमाइनी ने अटकते हुए कहा, मैं चाहती थी कि मैं लाइब्रेरी से यह किताब निकलवा कर पढ़ लूं, सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए। कागज का टुकड़ा बढ़ाते समय उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। दिक्कत यह है कि यह किताब लाइब्रेरी के प्रतिबंधित खंड में है, इसलिए मुझे किसी टीचर के दस्तखत चाहिए। मुझे विश्वास है कि इससे मैं उस बात को ज्यादा अच्छी तरह से समझ जाऊंगी जो आपने पिशाचों के साथ भटकना में धीमी गति के जहरों के बारे में कही है। अच्छा, पिशाचों के साथ भटकना। लॉकहार्ट ने हरमाइनी के हाथ से कागज लिया और उसकी तरफ देखकर खुलकर मुस्कुराए। शायद मेरी सबसे प्रिय किताब। तुम्हें वह अच्छी लगी? जी हाँ, हरमाइनी ने उत्सुकता से कहा। आपने कितनी चतुराई से आखिरी वाले पिशाच को चाय की छलनी में फंसाया था। मुझे विश्वास है कि अगर मैं इस वर्ष की सबसे बुद्धिमान छात्रा की थोड़ी सी अतिरिक्त मदद कर दूं तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, लॉकहार्ट ने गर्मजोशी से कहा और एक बड़ी मयूरपंख कलम बाहर निकाली। रॉन के चेहरे पर आए नफरत के भाव का गलत मतलब समझते हुए वे बोले, बढ़िया है ना? मैं आमतौर पर इसे किताबों पर ऑटोग्राफ देने के लिए बचा कर रखता हूँ। उन्होंने उस कागज पर बड़े से घुमावदार दस्तखत घसीटे और हरमाइनी को कागज दे दिया। तो हैरी, लॉकहार्ट बोला जब हरमाइनी ने कांपती उंगलियों से कागज को तह किया और उसे अपने बैग में डाल लिया। मुझे लगता है कल इस साल का पहला क्विडिच मैच है, गरुड़ द्वार और नाग शक्ति के बीच, है ना? मैंने सुना है कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। मैं भी एक खोजी था। मुझसे लोगों ने इंग्लैंड की टीम में शामिल होने के लिए कहा था, परंतु मैंने अपना जीवन शैतानी ताकतों के उन्मूलन के प्रति समर्पित करना ज्यादा बेहतर समझा। फिर भी अगर तुम्हें थोड़े प्रशिक्षण की जरूरत हो तो बेझिझक मेरी मदद मांग लेना। अपने से कम योग्य खिलाड़ियों की मदद करने में मुझे हमेशा खुशी होती है। हैरी ने अपने गले से एक अस्पष्ट आवाज निकाली और फिर रॉन तथा हरमाइनी के पीछे तेजी से चला गया। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है, उसने बोला जब उन तीनों ने कागज पर उनके दस्तखत की जांच करी। उन्होंने तो यह भी नहीं देखा कि हमें कौन सी किताब चाहिए, इसीलिए क्योंकि उनमें जरा भी बुद्धि नहीं है, रॉन ने कहा। परंतु किसे परवाह है, हमें तो वह मिल गया ना जो हम चाहते थे।
ऐसा नहीं है कि उनमें बुद्धि नहीं है, हरमाइनी ने तीखी आवाज में कहा, जब वे लाइब्रेरी की ओर आधा चलकर आधा दौड़ कर गए। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम इस वर्ष की सबसे बुद्धिमान छात्रा हो। जब वे लाइब्रेरी की खामोशी में दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी आवाजें धीमी कर ली। लाइब्रेरियन मैडम पिंस दुबली और चिड़चिड़ी महिला थी, जो कुपोषण के शिकार गिद्ध की तरह दिखती थी। सबसे शक्तिशाली काढ़े, उन्होंने शंका भरे स्वर में दोहराया और हरमाइनी के हाथ से कागज लेने की कोशिश की, परंतु हरमाइनी कागज छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने हाँफते हुए कहा, मैं सोच रही थी क्या मैं इसे रख सकती हूँ। रहने भी दो। रॉन ने हरमाइनी के हाथ से कागज छुड़ाया और उसे मैडम पिंस को दे दिया। हम तुम्हारे लिए एक और ऑटोग्राफ ले लेंगे। लॉकहार्ट किसी भी चीज पर ऑटोग्राफ दे देंगे, बशर्ते वह कुछ देर स्थिर रहे। मैडम पिंस ने कागज को रोशनी में देखा, जैसे उन्होंने जालसाजी पकड़ने की ठान ली हो, परंतु कागज उनकी परीक्षा पर खरा उतरा। वे ऊंची अलमारियों के बीच से चलते हुए दूर गईं और कुछ मिनट बाद एक बड़ी तथा पुरानी सी दिखने वाली किताब के साथ लौटी। हरमाइनी ने उसे सावधानी से अपने बैग में रख लिया। लाइब्रेरी से लौटते समय वे कोशिश कर रहे थे कि वे ज्यादा तेज न चले या ऐसा न दिखे जैसे वे कोई अपराध कर रहे हों। 5 मिनट बाद वे एक बार फिर मायूस मीना के बाथरूम में पहुंच गए थे। हरमाइनी ने रॉन की आपत्तियों को ठुकराते हुए कहा कि यहाँ पर एकांत है, क्योंकि जिसका दिमाग सही तरह से काम कर रहा होगा वह यहाँ कभी नहीं आएगा। मायूस मीना अपने टॉयलेट में जोर जोर से रो रही थी, परंतु उन्होंने मीना को नजरअंदाज कर दिया और मीना ने उन्हें। हरमाइनी ने सावधानी से सबसे शक्तिशाली काढ़े की किताब को खोला। वे तीनों नमी के कारण धब्बेदार हो चुके पन्नों को झुककर पढ़ने लगे। एक नज़र में ही वे समझ गए कि इस किताब को प्रतिबंधित खंड में क्यों रखा गया था। इसमें दिए कुछ कारणों के प्रभाव तो इतने ज्यादा बेभत्स थे कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, और इन्हें पीने के बाद होने वाली पीड़ा को दर्शाने वाले कई चित्र भी थे, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति का चित्र भी शामिल था जिसके शरीर के अंदरूनी हिस्से बाहर आते दिख रहे थे। इसके अलावा एक जादूगरनी का चित्र भी था जिसके सिर से कुछ अतिरिक्त हाथ उग आए थे। जब हरमाइनी को भेष बदल काढ़ा शीर्षक वाला पृष्ठ मिल गया तो उसने रोमांचित स्वर में कहा, यह रहा। इसमें ऐसे लोगों की तस्वीरें थी जो रूपांतरित होने की प्रक्रिया के अधबीच में थे। हैरी को सचमुच आशा थी कि कलाकार ने उनके चेहरे पर गहन पीड़ा के भावों की कुछ ज्यादा ही कल्पना कर ली होगी। यह मेरे द्वारा देखा गया सबसे जटिल काढ़ा है, हरमाइनी ने कहा जब उन्होंने इसे बनाने की विधि पर एक नजर डाली। पतंगे, जोंके, गलाने वाला पौधा और गांठदार घास। वह अपनी उंगली तत्वों की सूची पर नीचे लाते हुए बुदबुदाई, ये तो आसानी से मिल जाएंगे कि विद्यार्थियों के सामान वाली अलमारी में रखे हैं, हम वहां से निकाल सकते हैं। परंतु इधर देखो, बाइकॉर्न के सींग का चूर्ण, क्या पता ये हमें कैसे मिलेगा। बुल स्नैप सांप की केचुली, यह मिलना भी मुश्किल है, और जाहिर है उस व्यक्ति की कोई चीज जिसका रूप हम धारण करना चाहते हैं। क्या कहा? रॉन ने तीखे स्वर में कहा, जिसका रूप हम धारण करना चाहते हैं उस व्यक्ति की कोई चीज से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं क्रैब के पैर के नाखून डली कोई चीज नहीं पीऊंगा। हरमाइनी आगे बोलती रही जैसे उसने रॉन की बात सुनी ही ना हो। इस वक्त हमें उस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन चीजों को सबसे अंत में मिलाएंगे। रॉन अवाक होकर हैरी की तरफ मुड़ा, जिसे एक और चिंता सता रही थी। हरमाइनी, क्या तुम्हें एहसास है कि हमें कितनी सारी चीजें चुराना पड़ेंगी? यह तो तय है कि बूमस्लैंग सांप की केचली विद्यार्थियों के सामान वाली अलमारी में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? स्नेप की अलमारी से चुराएंगे? मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा विचार है। हरमाइनी ने झटके के साथ किताब बंद कर दी। अच्छा, अगर तुम दोनों डरकर भागना चाहते हो तो ठीक है, उसने कहा। उसके गालों पर चमकीले गुलाबी धब्बे उभर आए थे और उसकी आंखें सामान्य से ज्यादा तेजी से चमक रही थी। तुम तो जानते हो मैं नियम नहीं तोड़ना चाहती, परंतु मैं सोचती हूँ कि मगलू बच्चों को धमकाना एक मुश्किल कार्य को तैयार करने से भी कई ज्यादा बुरी बात है। लेकिन अगर तुम यह पता नहीं लगाना चाहते कि इन सब के पीछे मैलफॉय का हाथ है या नहीं, तो मैं इसी समय सीधे मैडम पिंस के पास जाती हूँ और यह किताब वापस कर देती हूँ। रॉन बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा जब तुम हमें नियम तोड़ने के लिए उकसाओगी। ठीक है, हम ये काम कर लेंगे, परंतु पैर के नाखून नहीं, ठीक है?
वैसे इसे बनाने में कितना समय लग जाएगा? हैरी ने पूछा जब हरमाइनी ने खुश दिखते हुए दोबारा किताब खोली। देखो, गलाने वाला पौधा पूर्णिमा के दिन तोड़ना होगा और पतंगों को 21 दिन तक पकाना होगा। अगर हमें सब चीजें मिल जाती हैं तो मेरे हिसाब से यह लगभग 1 महीने में तैयार हो जाएगा। 1 महीना? रॉन बोला। तब तक तो मैल्फॉय स्कूल के आधे मगलू बच्चों पर हमला कर चुका होगा। परंतु उसने देखा कि हरमाइनी की आंखें एक बार फिर खतरनाक तरीके से सिकुड़ रही थी, इसलिए उसने जल्दी से यह जोड़ दिया। मगर हमारे पास इससे अच्छी कोई योजना भी तो नहीं है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि हम इस पे पूरी तरह से जुट जाते हैं। बहरहाल जब हरमाइनी बाहर झांक कर यह देख रही थी कि बाथरूम से उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ है या नहीं, तो रॉन ने हैरी से बुदबुदाकर कहा, इसमें कम दिक्कत होगी, बशर्ते तुम कल मैल्फॉय को उसकी झाड़ू से किसी तरह गिरा दो। हैरी शनिवार की सुबह जल्दी जाग गया और कुछ देर तक बिस्तर पर ही पड़ा रहा। वह आज होने वाले क्विडिच मैच के बारे में सोच रहा था। वह खास तौर पर इस विचार से घबरा रहा था कि अगर गरुड़द्वार हार गया तो वुड क्या कहेगा। वैसे उसे इस बात की भी घबराहट हो रही थी कि उसका सामना एक ऐसी टीम से होने वाला था जो सबसे तेज उड़ने वाली जादुई झाड़ू पर सवार होगी। वह इस समय नागशक्ति को जितनी बुरी तरह हराना चाहता था उतना पहले कभी नहीं चाहता था। आधे घंटे तक उसके अंदर उथल पुथल होती रही। फिर वह उठा और फटाफट कपड़े पहनकर नाश्ते के लिए जल्दी से नीचे आ गया। वहां उसे गरुड़द्वार की टीम के बाकी खिलाड़ी लंबी खाली टेबल पर आसपास बैठे दिखे। सबके सब तनाव में दिख रहे थे और ज्यादा बातें नहीं कर रहे थे। जब 11 बजे का समय करीब आया तो पूरा स्कूल क्विडिच स्टेडियम की तरफ जाने लगा। आज काफी उमस थी और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली हो। जब हैरी चेंजिंग रूम में जाने लगा तो रॉन और हरमाइनी जल्दी से उसे गुड लक कहने के लिए आए। टीम के सभी सदस्यों ने गरुड़द्वार के लाल रंग के तुशाले वाली ड्रेस पहनी और फिर हर बार की तरह इस बार भी वे सब मैच के पहले दिए जाने वाले वुड के उत्साहवर्धक भाषण को सुनने के लिए बैठ गए। वुड ने कहना शुरू किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नागशक्ति के पास हमसे बेहतर झाड़ुए हैं। बहरहाल हमारे पास झाड़ुओं पर बेहतर खिलाड़ी हैं। हमारी टीम ने प्रशिक्षण में उनसे ज्यादा कड़ी मेहनत की है। हम हर तरह के मौसम में खेले हैं। बिल्कुल सच कहा, अगस्त के बाद से आज तक मेरा शरीर कभी पूरी तरह से नहीं सूखा। जॉर्ज वीजली बुदबुदाया। हम उन्हें मजा चखा देंगे और वे उस दिन पर पछताएंगे जब उन्होंने उस गंदे मैल्फॉय को रिश्वत लेकर अपनी टीम में शामिल किया। भावावेग की वजह से हिल रहे सीने के साथ वुड हैरी की ओर मुड़ा। सारी जिम्मेदारी तुम पर है हैरी। उन्हें दिखा दो कि खोजी के पास अमीर पिता का होना ही काफी नहीं है। मैल्फॉय से पहले सुनहरी गेंद पकड़ लो, वरना इस कोशिश में अपनी जान दे दो हैरी, क्योंकि आज हमें जीतना ही है। हमें जीतना ही है, इसलिए बिना दबाव के खेलो हैरी, फ्रेड ने उसे आंख मारते हुए कहा। जब वे पिच की तरफ बढ़े तो भीड़ ने जोरदार शोर के साथ उनका स्वागत किया। खास तौर पर हर्ष ध्वनि सुनाई दे रही थी क्योंकि चीलघात और मेहनतकश भी नागशक्ति को हारते हुए देखना चाहते थे। परंतु भीड़ में नागशक्ति के विद्यार्थियों की हाय हाय की आवाजें और फुफकारें भी सुनाई दे रही थी। क्विडिच की टीचर मैडम हूच ने फ्लिंट और वुड को हाथ मिलाने के लिए कहा। दोनों ने एक दूसरे को खतरनाक अंदाज में देखते हुए हाथ मिलाया और इस दौरान जरूरत से ज्यादा दबाव डाला। मेरी सीटी बजते ही मैडम हूच बोली, 3, 2, 1। भीड़ के शोर के ऊपर उठने की प्रेरणा पाते हुए 14 खिलाड़ी काले बादलों से भरे आसमान की तरफ उड़ चले। हैरी उन सब में सबसे ऊपर की ओर उड़ा। वह चारों तरफ सुनहरी गेंद को ढूंढ रहा था। सब ठीक तो है, माथे पर निशान वाले, मैल्फॉय चीखा, जो उसके नीचे आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी झाड़ू की रफ्तार दिखाना चाहता हो। हैरी को जवाब देने का समय नहीं मिला। उसी पल एक भारी भरकम काला पहलवान उसकी तरफ झपटते हुए आया। हैरी उससे बिल्कुल बाल बाल बचा। उसे लगा जैसे पहलवान उसके बालों को छूता हुआ गया था। बहुत करीबी मामला था हैरी। यह कहते हुए जॉर्ज अपने हाथ में बल्ला लेकर तेजी से हैरी के पास से गुजरा। वह पहलवान पर प्रहार करके उसे नागशक्ति के खिलाड़ी की तरफ भेजने के लिए तैयार था। हैरी ने देखा कि जॉर्ज ने पहलवान को एड्रियन प्यूसी की दिशा में जोर से मारा, परंतु पहलवान बीच में ही मुड़ गया और दोबारा हैरी की तरफ आने लगा।
उससे बचने के लिए हैरी ने तेजी से नीचे गोता लगाया और जॉर्ज ने पहलवान को कसकर मैलफॉय की तरफ मारा। एक बार फिर पहलवान बूमरैंग की तरह मुड़ा और हैरी के सिर की तरफ लपका। हैरी ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली और सनसनाते हुए पिच के दूसरे सिरे की तरफ उड़ने लगा। उसे सुनाई दे रहा था कि पहलवान सीटी बजाता हुआ उसके पीछे आ रहा था। यह हो क्या रहा था? पहलवान इस तरह किसी एक खिलाड़ी पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। उनका काम तो यह होता है कि वे ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को उनकी झाड़ू से गिराने की कोशिश करें। फ्रेड वीजली दूसरे सिरे पर पहलवान का इंतजार कर रहा था। हैरी झुक गया जब फ्रेड ने पहलवान को अपनी पूरी ताकत से मारा और पहलवान का रुख हैरी से हटकर दूसरी तरफ हो गया। उसका काम तमाम हो गया। फ्रेड खुशी से चीखा, परंतु वह गलत था। मानो वह पहलवान हैरी की तरफ चुंबकीय शक्ति से खिंचा चला आ रहा हो। वह एक बार फिर उनके पीछे आ गया और हैरी को पूरी गति से उड़ने के लिए विवश होना पड़ा। अब बारिश होने लगी थी। हैरी के चेहरे पर भारी बूंदें गिरने लगीं, जो उसके चश्मे के कांच पर पड़कर उछल रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैच में क्या हो रहा था, जब तक कि उसने कमेंट्री कर रहे ली जॉर्डन की आवाज नहीं सुनी। नागशक्ति 60 शून्य से आगे है। नागशक्ति की बेहतरीन जादुएं स्पष्ट रूप से अपना कमाल दिखा रही थी और इस बीच दुष्ट पहलवान अपनी तरफ से हैरी को नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रहा था। फ्रेड और जॉर्ज अब उसके दोनों तरफ इतने पास पास उड़ रहे थे कि हैरी को उसकी हिलती हुई बाहों के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुनहरी गेंद को पकड़ने की बात तो रहने ही दे, हैरी के लिए उसे देख पाना भी संभव नहीं था। किसी ने इस पहलवान के साथ छेड़खानी की है, फ्रेड गुस्से से गुर्राया। जब पहलवान नए सिरे से हैरी पर हमला करने आया तो उसने बल्ले को अपनी पूरी ताकत से घुमाया। हमें टाइम आउट लेना चाहिए, जॉर्ज बोला और वुड को इशारा करने की कोशिश की। इसके साथ ही वह पहलवान को हैरी की नाक तोड़ने से रोकने की भी कोशिश कर रहा था। यह स्पष्ट था कि वुड को संदेश मिल गया था। मैडम हूज की सीटी बजी। अब भी दुष्ट पहलवान से बचने की कोशिश करते हुए हैरी, फ्रेड तथा जॉर्ज जमीन पर उतर आए। क्या हो रहा है? वुड ने कहा जब गरुड़द्वार की टीम इकट्ठी हुई और नागशक्ति के दर्शक भीड़ में से ताने मारने लगे। हम हारते जा रहे हैं। फ्रेड और जॉर्ज, जब पहलवान ने एंजेलिना को स्कोर करने से रोका तब तुम लोग कहाँ थे? ओलिवर, हम उससे 20 फुट ऊपर दूसरे पहलवान को रोक रहे थे ताकि वह हैरी की हत्या न कर दे, जॉर्ज ने गुस्से से कहा। किसी ने उस पर जादू कर दिया है। वह सिर्फ हैरी के ही पीछे पड़ा हुआ है। पूरे मैच में वह किसी दूसरे की तरफ नहीं गया है। नागशक्ति के खिलाड़ियों ने जरूर उनमें कुछ न कुछ गड़बड़ की है, परंतु हमारी आखिरी प्रैक्टिस के बाद तो पहलवानों को मैडम हूज के ऑफिस में ताले में रखा गया था और तब उनके साथ कोई गड़बड़ नहीं थी, वुड ने चिंता से कहा। मैडम हूज उनकी तरफ आ रही थी। उनके कंधे के पीछे हैरी को दिख रहा था कि नागशक्ति के खिलाड़ी ताना मारते हुए उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जब मैडम हूज करीब आई तो हैरी, फ्रेड और जॉर्ज से बोला, सुनो, अगर तुम दोनों पूरे समय मेरे आसपास ही मंडराते रहोगे तो मैं सुनहरी गेंद सिर्फ उसी हालत में पकड़ सकता हूँ जब वह उड़कर सीधे मेरे हाथ में आ जाए। बाकी खिलाड़ियों के पास जाओ और मुझे उस बदमाश पहलवान से अकेले निपटने दो। मूर्खों जैसी बात मत करो, फ्रेड बोला। वह तुम्हारी खोपड़ी खोल देगा। वुड कभी हैरी की ओर कभी वीजली बंधुओं को देख रहा था। ओलिवर, यह पागलपन है, एलिसिया स्पिनेट ने गुस्से से कहा। तुम हैरी को अकेले उस चीज से निपटने नहीं दे सकते। हमें पहलवान की जांच की मांग करनी चाहिए। अगर हम इस समय खेल रुकवाते हैं तो हम इस मैच में जीत से वंचित हो जाएंगे, हैरी बोला। और हम सिर्फ एक दुष्ट पहलवान के कारण नागशक्ति से मैच नहीं हारेंगे। प्लीज ओलिवर, उनसे कह दो कि मुझे अकेला छोड़ दे। यह सब तुम्हारी गलती है, जॉर्ज ने गुस्से से वुड से कहा। तुमने उससे कितनी मूर्खतापूर्ण बात कही थी। सुनहरी गेंद पकड़ लो वरना इस कोशिश में अपनी जान दे दो। मैडम हूज अब उनके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। दोबारा खेल शुरू करने के लिए तैयार हो? उन्होंने वुड से पूछा। वुड ने हैरी के चेहरे पर संकल्प का भाव देखा। वह बोला, ठीक है। फ्रेड और जॉर्ज, तुम लोगों ने हैरी की बात सुन ली है। उसे अकेला छोड़ दो और उसे खुद ही पहलवान से निपटने दो। बारिश अब और भी तेज हो गई थी। मैडम हूज की सीटी बजने पर हैरी हवा में तेजी से उड़ा और उसने अपने पीछे आते पहलवान की जोरदार सनसनाहट सुनी। हैरी और ऊंचाई की तरफ उड़ चला। उसने तेजी से चक्कर काटे, एकाएक ऊपर नीचे घूमा, आड़ा तिरछा उड़ा और कभी सीधा कभी उल्टा हुआ। इस वजह से उसे हल्के से चक्कर आने लगे। बहरहाल उसने अपनी आंखों को चौड़ा करके खोल रखा था।
बारिश उसके चश्मे को धुंधला कर रही थी और उसके नथुनों के अंदर घुस रही थी, क्योंकि वह पहलवान के खतरनाक हमले से बचने के लिए उल्टा लटक रहा था। उसे दर्शकों की हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। वह जानता था कि उसकी हरकतें मूर्खतापूर्ण दिख रही होंगी, परंतु वह अब यह भी जानता था कि बदमाश पहलवान भारी था, इसलिए वह उतनी तेजी से दिशा नहीं बदल सकता था जितनी तेजी से हैरी बदल सकता था। हैरी स्टेडियम में चारों तरफ ऊपर नीचे होते हुए उड़ता रहा। वह बारिश की चांदी जैसी चादर के बीच से गरुड़द्वार के गोल की तरफ देखता रहा, जहां एड्रियन प्यूसी वुड के पार जाने की कोशिश कर रहा था। हैरी के कान में बजी एक सीटी की आवाज ने उसे बताया कि पहलवान एक बार फिर उससे टकराते टकराते बचा था। हैरी एकदम पलटा और तेजी से विपरीत दिशा में चल दिया। जब हैरी को बीच हवा में पहलवान से बचने के लिए मजबूरन एक मूर्खतापूर्ण चक्कर लगाना पड़ा, तो मैलफॉय चिल्लाया, नाच रहे हो क्या, पॉटर? हैरी तेजी से उड़ने लगा। पहलवान उसके कुछ फुट पीछे था और फिर जब उसने नफरत और गुस्से से मैलफॉय की तरफ देखा, तो उसे सुनहरी गेंद दिख गई। वह मैलफॉय के बाएं कान के कुछ इंच ऊपर मंडरा रही थी, परंतु मैलफॉय को हैरी पर हंसने से फुर्सत ही नहीं थी, इसलिए वह उसे नहीं देख पाया। एक पल के लिए तो हैरी बीच हवा में ही लटक कर रह गया। वह मैलफॉय की तरफ तेज गति से नहीं जा सकता था। उसे डर था कि ऐसा करने पर मैलफॉय ऊपर की ओर देख सकता है और सुनहरी गेंद पकड़ सकता है। धाड़! वह एक सेकंड ज्यादा रुक गया था। पहलवान आखिरकार उससे टकरा ही गया। वह हैरी की कोहनी से टकराया और हैरी को अपनी बाहें टूटती हुई महसूस हुई। बाहों के तेज दर्द से स्तब्ध हैरी बारिश में भीगी झाड़ू पर हल्के से एक तरफ खिसका। उसके एक घुटने में अब भी झाड़ू को जकड़ रखा था, जबकि उसकी दाईं बांह बेकार होकर लटक रही थी। पहलवान पलटकर दोबारा हमला करने आया। इस बार उसका लक्ष्य हैरी के चेहरे का कचूमर बनाना था। हैरी उसके रास्ते से हट गया। उसके सुंदर दिमाग में एक विचार दृढ़ता से जम चुका था। मैलफॉय तक पहुंचो। दर्द और बारिश की धुंध के बीच उसने अपने नीचे चमकते तथा व्यंग से मुस्कुराते चेहरे की तरफ गोता लगाया। उसने देखा कि मैलफॉय की आंखें डर के मारे फैल गई थी। उसे लगा कि हैरी उस पर हमला कर रहा है। क्या कर रहे? उसके सांस रोकते हुए कहा और हैरी के रास्ते से हट गया। हैरी ने अपने सही सलामत हाथ को अपनी झाड़ू पर से हटाया और अंधों की तरह गेंद पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियां ठंडी सुनहरी गेंद पर पकड़ बना रही थी, परंतु इस कोशिश में वह अब सिर्फ अपने पैरों से ही झाड़ू को पकड़े था। जब वह गिरता हुआ धरती की तरफ आ रहा था और होश में बने रहने की कोशिश कर रहा था, तो उसे भीड़ के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। कीचड़ उछालते हुए वह धप्प के साथ गिरा और झाड़ू से लुढ़क गया। उसका चोटग्रस्त हाथ एक बहुत अजीब कोण पर लटका हुआ था। दर्द से कराहते हुए उसने दूर कहीं पर बहुत सी सीटियों और तालियों के बजने की आवाजें सुनी। उसने अपने सही सलामत हाथ में पकड़ी हुई सुनहरी गेंद पर ध्यान केंद्रित किया। आहा! उसने स्पष्टता से कहा, हम जीत गए। और फिर वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें गिर रही थी। वह अब भी पिच पर पड़ा था और कोई उसके ऊपर झुका था। हैरी को उसके चमकते दांत दिखे। अरे नहीं, तुम नहीं, उसने दर्द से कराहते हुए कहा। वह नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है। लॉकहार्ट ने अपने और हैरी के चारों तरफ जमा धक्का मारती गरुड़द्वार के विद्यार्थियों की चिंतित भीड़ को संबोधित करते हुए जोर से कहा, चिंता मत करो हैरी, मैं तुम्हारा हाथ ठीक कर दूंगा। नहीं, हैरी बोला, इसे ऐसा ही रहने दे, धन्यवाद। उसने उठकर बैठने की कोशिश की, परंतु दर्द भयानक था। उसने पास से आ रहे क्लिक की चिर परिचित आवाज सुनी। उसने जोर से कहा, कॉलिन, मैं इस हाल में फोटो नहीं खिंचवाना चाहता। लेटे रहो हैरी, लॉकहार्ट ने पुचकारते हुए कहा। यह बहुत आसान मंत्र है, मैं अनगिनत बार इसका प्रयोग कर चुका हूँ। हैरी ने दांत भींचते हुए कहा, आप मुझे सीधे अस्पताल क्यों नहीं जाने देते? उसे सचमुच अस्पताल जाना चाहिए, प्रोफेसर, कीचड़ में लथपथ वुड ने कहा, जो मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, हालांकि उसका खोजी जमीन पर घायल पड़ा था। बहुत ही बढ़िया हैरी, सचमुच शानदार। मैं तो कहूंगा कि यह अब तक का तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। अपने चारों तरफ खड़े लोगों के पैरों के बीच से हैरी ने फ्रेड और जॉर्ज वीसली को देखा, जो दुष्ट पहलवान को बक्से में बंद करने के लिए उससे जूझ रहे थे। पहलवान अब भी जोरदार संघर्ष कर रहा था। पीछे हट जाओ, लॉकहार्ट ने अपनी गहरी हरी आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा। नहीं, मत कीजिए।
हैरी ने कमजोरी से कहा, परंतु लॉकहार्ट अपनी छड़ी हिलाने लगे और पल भर बाद उन्होंने छड़ी हैरी के हाथ की तरफ मोड़ दी। हैरी को कंधे में एक अटपटा और अप्रिय एहसास होना शुरू हुआ, जो फैलकर उसकी उंगलियों तक पहुंचा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके हाथ की हवा निकल गई हो। क्या हुआ था, यह देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, परंतु उसके सबसे बुरे डर तब सही साबित हुए जब उसके ऊपर झुके विद्यार्थियों ने जोर से सिसकारी भरी और कॉलिन क्रीवी पागलों की तरह फोटो खींचने लगा। हैरी के हाथ में अब जरा भी दर्द नहीं हो रहा था, परंतु अब उसे अपना हाथ हाथ की तरह महसूस भी नहीं हो रहा था। आह, लॉकहार्ट बोले, देखो, ऐसा भी कई बार होता है, परंतु मुद्दे की बात यह है कि अब हड्डियां टूटी हुई नहीं हैं। हमें इसी बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए हैरी, अब बस उठकर अस्पताल चले जाओ। आह, मिस्टर वीजली, मिस ग्रेंजर, तुम दोनों भी उसके साथ जाओ और मैडम प्रॉम्फ्री पल भर में तुम्हारा बाकी का इलाज कर देंगी। जब हैरी अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे अजीब से असंतुलन का एहसास हो रहा था। गहरी सांस खींचते हुए उसने अपनी दाईं तरफ देखा। उसने जो देखा उससे वह दोबारा बेहोश होते होते बचा। उसके दुशाले के बाहर जो हाथ लटक रहा था वह मांस के रंग के एक मोटे रबड़ ग्लव की तरह दिख रहा था। उसने अपनी उंगलियां हिलाने की कोशिश करी, परंतु हाथ में जरा भी हलचल नहीं हुई। लॉकहार्ट ने हैरी की हड्डियां ठीक नहीं की थी, उसने उन्हें हटा दिया था। मैडम प्रॉम्फ्री यह देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उन्होंने उस बेजान चीज को पकड़ा जो आधे घंटे पहले तक अच्छी तरह काम करने वाला एक हाथ था। फिर वह गुस्से से बोली, तुम्हें सीधे मेरे पास आ जाना चाहिए था। मैं 1 सेकंड में हड्डियां जोड़ सकती हूँ, परंतु उन्हें दोबारा बनाना, आप ऐसा कर तो सकती हैं, है ना? हैरी ने हताशा से पूछा। क्यों नहीं, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, परंतु इसमें बहुत दर्द होगा। मैडम प्रॉम्फ्री ने चेहरा गंभीर बनाकर हैरी की तरफ एक पजामा उछालते हुए कहा, तुम्हें आज रात को अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। जब रॉन ने पजामा पहनने में हैरी की मदद की तो हरमाइनी हैरी के बिस्तर के चारों तरफ लगे पर्दों के बाहर रुकी रही। बिना हड्डियों वाले रबड़ जैसे हाथ को आस्तीन में डालना थोड़ा मुश्किल काम था। अब तुम लॉकहार्ट का पक्ष कैसे ले सकती हो, हरमाइनी, बताओ? हैरी की बेजान उंगलियों को आस्तीन से खींचते हुए रॉन पर्दे के पीछे से बोला। अगर हैरी को हड्डियां निकलवाना होती तो वह उनसे यह बात स्पष्ट रूप से कह देता। किसी से भी गलती हो सकती है, हरमाइनी ने कहा, और अब इसमें दर्द तो नहीं हो रहा है ना हैरी? नहीं, हैरी बोला, परंतु अब इसमें कुछ हो ही नहीं रहा। वह जब बिस्तर पर लेटा तो उसका बेजान हाथ एक तरफ लटक रहा था। हरमाइनी और मैडम प्रॉम्फ्री पर्दे के पीछे से आईं। मैडम प्रॉम्फ्री के हाथ में एक बड़ी बोतल थी जिस पर लिखा था अस्थिवर्धक। आज की रात तुम पर भारी पड़ेगी। उन्होंने धुआं उड़ाती बोतल का पूरा ग्लास भरकर उसे देते हुए कहा, हड्डियों को दोबारा उगाना बहुत भयानक होता है। यही अस्थिवर्धक को पीने के बारे में सही था। इससे हैरी का मुंह जल गया और दवा के अंदर जाते समय उसका गला भी जल गया, जिससे वह खांसने लगा और सी सी करने लगा। खतरनाक खेलों और अयोग्य शिक्षकों के बारे में बड़बड़ाती हुई मैडम प्रॉम्फ्री वापस चली गई। वे रॉन तथा हरमाइनी को हैरी के पास छोड़ गई थी ताकि वह पानी पीने में हैरी की मदद कर सके। जो भी हो, हम जीत गए, रॉन बोला। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। तुमने क्या खूब पकड़ा, मैलफॉय का चेहरा देखते। वह तो जैसे हत्या करने पर उतारू दिख रहा था। मैं यह जानना चाहती हूँ कि उसने उस पहलवान पर जादू कैसे किया था, हरमाइनी ने उदास स्वर में पूछा। हम इन्हें उन सवालों की सूची में जोड़ लेते हैं जो हम मुझसे भेस बदल काढ़ा पीने के बाद पूछेंगे, हैरी ने अपने तकिए पर टिकते हुए कहा। मुझे आशा है कि उसका स्वाद इस दवा से तो बेहतर ही होगा। अगर उसमें नाग शक्ति के विद्यार्थियों की कोई चीज होगी तो वह इससे बेहतर कैसे हो सकता है? तुम शायद मजाक कर रहे हो, रॉन बोला। उसी समय अस्पताल के वार्ड का दरवाजा खुला। गरुड़द्वार की टीम के बाकी खिलाड़ी कीचड़ में लथपथ और गीले कपड़ों में ही हैरी को देखने आ गए थे। अविश्वसनीय उड़ान थी, हैरी, जॉर्ज बोला। मैंने अभी अभी मार्कस फ्लिंट को मैलफॉय पर चिल्लाते हुए सुना। वह मैलफॉय को डांट रहा था कि सुनहरी गेंद उसके सिर के ठीक ऊपर थी, परंतु वह उसे नहीं देख पाया। मैलफॉय बहुत खुश नजर नहीं आ रहा था। वे अपने साथ केक, मिठाइयाँ और कद्दू के जूस की बोतलें लाए थे। वे हैरी के बिस्तर के चारों तरफ खड़े हो गए।
अभी वे अच्छी खासी पार्टी मनाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी मैडम प्रोम्फ्री वहां धड़धड़ाती हुई आईं और चिल्लाईं, इस बच्चे को आराम की जरूरत है। इसकी 33 हड्डियां दोबारा उगना है। बाहर, बाहर। और हैरी अब अकेला रह गया। बेजान हाथ में टीस मारते दर्द से उसका ध्यान हटाने के लिए अब कुछ भी नहीं था। घंटों बाद हैरी खूब अंधेरे में अचानक जागा और उसके मुंह से दर्द भरी हल्की चीख निकली। उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में बड़े बड़े फोड़े हो गए हों। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि शायद दर्द के कारण जाग गया हो। फिर दहशत के रोमांच में उसे एहसास हुआ कि कोई अंधेरे में उसके माथे को गीले स्पंज से साफ कर रहा था। दूर हटो, उसने जोर से कहा। फिर वह पहचानते हुए बोला, डॉबी। घरेलू जिनकी बाहर निकलती टेनिस की गेंद जैसी आंखें अंधेरे में हैरी को ताक रही थी। उसकी लंबी नुकीली नाक पर एक आंसू बह रहा था। हैरी पॉटर वापस स्कूल आया, वह दुखी आवाज में फुसफुसाया। डॉबी ने हैरी पॉटर को चेतावनी दी थी, बार बार दी थी। आह सर, आपने डॉबी की बात क्यों नहीं मानी? जब हैरी पॉटर की ट्रेन छूट गई थी तो हैरी पॉटर को वापस घर क्यों नहीं गया? हैरी जैसे तैसे अपने तकिए से टिककर बैठा और डॉबी के स्पंज को दूर हटाया। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी ट्रेन छूट गई थी? डॉबी के होंठ थरथराए और हैरी को अचानक शक हो गया। उसने धीमे से कहा, तो वह काम तुमने किया था? तुमने बैरियर को बंद कर दिया था ताकि हम उससे ना निकल पाए? बिल्कुल सही कहा सर, डॉबी ने अपने सर को तेजी से हिलाते हुए कहा। उसके झूलते हुए कान हिल रहे थे। डॉबी छुपा हुआ था और जैसे ही उसने हैरी पॉटर को देखा, उसने गेट बंद कर दिया। इसके लिए डॉबी ने खुद को सजा भी दी। उसने अपने हाथ प्रेस से जला लिए। डॉबी ने हैरी को पट्टियां बंधी 10 लंबी उंगलियां दिखाई, परंतु डॉबी को परवाह नहीं थी सर, क्योंकि उसने सोचा कि हैरी पॉटर सुरक्षित है। डॉबी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हैरी पॉटर दूसरे तरीके से स्कूल पहुंच जाएगा। वह आगे पीछे झूल रहा था और अपना बदसूरत सिर हिला रहा था। डॉबी ने जब सुना कि हैरी पॉटर वापस हॉगवर्ट्स पहुंच गया, तो डॉबी को इतना सदमा लगा कि उसने अपने मालिक का डिनर जला दिया। डॉबी को इतने कोड़े खाने पड़े जितना उसने पहले कभी नहीं खाए थे सर। हैरी वापस अपने तकिए पर निढाल हो गया। फिर वह गुस्से से बोला, तुम्हारी वजह से मैं और रॉन स्कूल से निकलते निकलते बचे। इससे पहले कि मेरी हड्डियां दोबारा बन जाएं, तुम यहाँ से चले जाओ डॉबी, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। डॉबी हल्के से हंसा। डॉबी को मौत की धमकियां सुनने की आदत है सर। डॉबी घर पर दिन में 5 बार ऐसी धमकियां सुनता है। उसने अपनी नाक उस गंदे तकिए के कवर के कोने से पोंछी जिसे वह पहने था। वह इतना दयनीय लग रहा था कि ना चाहते हुए भी हैरी का गुस्सा ठंडा पड़ने लगा। तुम यह चीज क्यों पहने हो डॉबी? उसने जिज्ञासा से पूछा। यह सर, डॉबी अपने तकिए के कवर को झटका देते हुए पूछा। यह घरेलू जिन की गुलामी की निशानी है सर। डॉबी तभी आजाद हो सकता है जब उसका मालिक उसे कपड़े देगा। परिवार इस बारे में इतना सावधान रहता है कि डॉबी को एक मोजा तक ना दिया जाए सर, क्योंकि तब वह हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। डॉबी अपने बाहर निकलती आंखें पोंछने लगा और अचानक बोला, हैरी पॉटर को घर जाना चाहिए। डॉबी ने सोचा था कि उसका पहलवान यह काम कर देगा। तुम्हारा पहलवान? हैरी ने कहा। अब उसका गुस्सा एक बार फिर बढ़ने लगा था। तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा पहलवान? तुमने उस पहलवान को मुझे मारने के लिए भेजा था? मारने के लिए नहीं सर, डॉबी आपको कैसे मार सकता है? डॉबी ने सदमे में आते हुए कहा। डॉबी हैरी पॉटर की जान बचाना चाहता है। यहाँ रहने से तो अच्छा है कि हैरी पॉटर बुरी तरह घायल होकर घर वापस चले जाएं सर। डॉबी हैरी पॉटर को सिर्फ इतना घायल करना चाहता था कि उसे घर भेज दिया जाए। अच्छा, बस इतना ही चाहते थे? हैरी ने गुस्से से कहा। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि तुम मुझे टुकड़ों में घर क्यों भेजना चाहते थे? आह, अगर हैरी पॉटर को पता होता, डॉबी कराहते हुए बोला। उसके फटे हुए तकिए के कवर पर और आंसू टपकने लगे। अगर उसे पता होता कि वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जादुई दुनिया के हम जैसे दबे कुचले, शोषित, दमित जीवों के लिए वह कितना मायने रखता है। डॉबी को वह समय याद है जब तुम जानते हो कौन का बोलबाला था सर। हम घरेलू जिनों के साथ तो कीड़े मकोड़े जैसा बर्ताव किया जाता था। जाहिर है डॉबी के साथ तो अब भी वैसा ही बर्ताव होता है सर।
उसने यह स्वीकार करते हुए तकिए के कवर पर अपना चेहरा सुखाया। परंतु सर, जब से हैरी पॉटर ने तुम जानते हो कौन को हराया है, तब से अधिकांश घरेलू जिन्नों के जीवन में काफी सुधार हुआ है। हैरी पॉटर बच गया। उस शैतानी जादूगर की शक्ति चली गई और एक नई सुबह हुई सर। और हैरी पॉटर हम जैसे लोगों के लिए आशा की किरण बन गया, जो सोचते थे कि अंधेरे दिन कभी खत्म नहीं होंगे सर। परंतु अब हॉगवर्ट्स में भयानक घटनाएं घटने वाली हैं। शायद इसी समय घट रही हैं। और डॉबी हैरी पॉटर को यहाँ पर नहीं रहने देना चाहता, जहाँ इतिहास खुद को दोहराने वाला है, जहाँ रहस्यमय तहखाना एक बार फिर खुलने वाला है। डॉबी दहशत के मारे जम गया। फिर उसने हैरी के टेबल के पास रखे पानी के जग को उठाया और खुद के सर पर दे मारा। वह नीचे गिर गया। एक सेकंड बाद वह बुदबुदाते हुए बिस्तर पर रेंग कर आया। बुरा डॉबी, बहुत बुरा डॉबी। तो सचमुच यहाँ पर कोई रहस्यमय तहखाना है? हैरी फुसफुसाया। और तुमने कहा कि वह पहले भी खुल चुका है। मुझे पूरी बात बताओ डॉबी। जब डॉबी का हाथ पानी के जग की तरफ रेंगने लगा तो हैरी ने उसकी पतली कलाई पकड़ ली। परंतु मैं तो मगलू परिवार का नहीं हूँ। तहखाने के खुलने से मुझे क्यों खतरा है? आह सर, मत पूछिए। बेचारे डॉबी से कुछ मत पूछिए, घरेलू जिन ने अटकते हुए कहा। उसकी आंखें अंधेरे में बहुत बड़ी दिख रही थी। इस जगह पर भयानक घटनाएं करने की साजिश रची गई है, और जब वे होंगी तब हैरी पॉटर को यहाँ नहीं रहना चाहिए। घर वापस जाओ हैरी पॉटर, घर वापस जाओ। हैरी पॉटर को इसमें नहीं उलझना चाहिए सर, यह बहुत खतरनाक है। यह कौन कर रहा है डॉबी? हैरी ने पूछा। उसने डॉबी की कलाई को कसकर पकड़ रखा था ताकि वह पानी का जग उठाकर एक बार फिर खुद का सिर न फोड़ने लगे। इसे किसने खोला था? इसे पिछली बार किसने खोला था? डॉबी नहीं बता सकता सर, डॉबी नहीं बता सकता। डॉबी को यह नहीं बताना चाहिए, घरेलू जिन्न चिल्लाया। घर वापस जाओ हैरी पॉटर, घर वापस जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, हैरी ने ताऊ में आकर कहा। मेरी बहुत अच्छी दोस्त मगलू है। अगर तहखाना सचमुच खुल चुका है तो जो लोग सबसे पहले शिकार बनेंगे उसमें वह भी होगी। हैरी पॉटर अपने दोस्तों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, डॉबी ने कराहते हुए एक तरह से दुख और उल्लास के मिश्रित स्वर में कहा। इतना महान, इतना बहादुर, परंतु उसे खुद को बचाना चाहिए, हर हाल में बचाना चाहिए। हैरी पॉटर को यहाँ नहीं। डॉबी अचानक जम गया। उसके चमगादड़ जैसे कान कांपने लगे। हैरी ने भी आवाज सुन ली। बाहर गलियारे में आते हुए कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। डॉबी को जाना होगा, घरेलू जिन ने आतंकित होकर कहा। एक चुटकी बजी और हैरी की मुट्ठी में अब डॉबी की कलाई की बजाय सिर्फ हवा थी। वह फिर से बिस्तर पर लुढ़क गया। उसकी आंखें अस्पताल के वार्ड के अंधेरे दरवाजे पर टिकी थी, क्योंकि कदमों की आवाज करीब आती जा रही थी। अगले ही क्षण डंबलडोर दरवाजे से अंदर घुसे। उन्होंने एक लंबा ऊनी ड्रेसिंग गाउन और नाइट कैप पहन रखा था। वे उस चीज का एक सिरा थामे थे जो मूर्ति की तरह दिख रही थी। एक सेकंड बाद प्रोफेसर मैगोनिगल नजर आई, जो उस मूर्ति के पैर थामे थी। दोनों ने मिलकर उसे एक बिस्तर पर डाल दिया। डंबलडोर फुसफुसाए, मैडम प्रॉम्फ्री को बुलाओ। और फिर प्रोफेसर मैगोनिगल हैरी के बिस्तर के पास से तेजी से गुजरते हुए ओझल हो गई। हैरी शांति से लेटा रहा। वह ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे वह सोया हुआ हो। उसने व्यग्रता भरी आवाजें सुनी और फिर प्रोफेसर मैगोनिगल दोबारा नजर आई। उनके पीछे मैडम प्रॉम्फ्री थी, जो अपने नाइट गाउन के ऊपर कार्डिगन पहन रही थी। उसे उनके तेजी से सांस लेने की आवाजें सुनाई दे रही थी। क्या हुआ? मैडम प्रॉम्फ्री ने डंबलडोर से फुसफुसाकर पूछा और बिस्तर पर लेटी मूर्ति की तरफ झुक गई। एक और हमला हुआ है, डंबलडोर ने कहा। मिनर्वा को यह सीढ़ियों पर मिला। इसके पास ही अंगूरों का एक गुच्छा मिला, प्रोफेसर मैगोनिगल बोली। हमें लगता है यह छुपकर यहाँ पॉटर से मिलने आ रहा था। हैरी के पेट में अचानक भयानक उथल पुथल मच गई। बहुत धीमे से, सावधानी से उसने खुद को सिर्फ कुछ इंच ऊपर उठाया ताकि वह बिस्तर पर लेटी मूर्ति को देख सके। चांदी की एक हल्की किरण मूर्ति के घूरते चेहरे पर पड़ रही थी। वह मूर्ति नहीं, कॉलिन क्रीवी था। उसकी आंखें चौड़ी थी और उसके हाथ उसके सामने बंधे हुए थे, जिनमें उसने कैमरा पकड़ रखा था। बेजान किया गया है? मैडम प्रॉम्फ्री ने फुसफुसाकर पूछा। हाँ, प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा। परंतु मैं तो यह सोचकर कांप उठती हूँ।
अगर एल्बर्ट गर्म चॉकलेट के लिए नीचे सीढ़ियों पर नहीं आए होते तो भगवान जाने क्या होता। वे तीनों कॉलिन को घूरते रहे। फिर डंबलडोर आगे झुके और कॉलिन की सख्त पकड़ से कैमरे को छुड़ा लिया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उत्सुकता से पूछा, आपको लगता है कि इस लड़के ने हमलावर की फोटो लेने में कामयाबी पाई होगी? डंबलडोर ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कैमरे का पिछला हिस्सा खोला। ओह, मैडम पॉम्फ्री ने कहा। कैमरे से धुएं का एक झोंका बाहर निकला। 3 बिस्तर दूर लेटे हैरी को जलते प्लास्टिक की तीखी बदबू आई। पिघल गई, मैडम पॉम्फ्री ने हैरानी से कहा। पूरी रील पिघल गई। इसका क्या मतलब है, एल्बस? प्रोफेसर मैकगोनागल ने अधीरता से पूछा। डंबलडोर ने कहा, इसका मतलब यह है कि रहस्यमय तहखाना सचमुच खुल चुका है। मैडम पॉम्फ्री ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने डंबलडोर को घूरा। परंतु एल्बस, निश्चित रूप से किसने? सवाल यह नहीं है कि किसने, डंबलडोर ने कहा। उनकी आंखें कॉलिन पर टिकी हुई थीं। सवाल यह है कि कैसे। हैरी प्रोफेसर मैकगोनागल के छाया में छुपे चेहरे को जितना देख सकता था, उससे यह स्पष्ट था कि उन्हें भी इससे उतना ही समझ में आया था जितना कि उसे आया था।